नमस्कार श्री रवि अत्रोलिया जी। नमस्कार नमस्कार सर जी, बताएं। श्रोताओं, मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूं कि अत्रोलिया जी रिटायर्ड डीएसपी रहे हैं। पुलिस में बहुत लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है और जितने सक्रिय आप सेवा काल में थे उतने ही सक्रिय सेवानिवृत्ति के बाद हैं। नियमित रूप से गायन में रुचि लेते हैं, कार्यक्रम मंच पे प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और उसमें भी राष्ट्रीय ध्वज के विषय में आपका अनुराग, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने में आपकी जो दिलचस्पी है वो बहुत उल्लेखनीय है। तो रवि जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि यूं तो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, वो तो होना ही है, लेकिन आप में ये अनुराग इतना कैसे जागृत हुआ कि आपने एक अलग सी जगह ली है, एक मिशन बना लिया है कि झंडे के विषय में लोगों को जागरूक करूंगा और सतत उन्हें इस झंडे के सम्मान में जो उन्हें करना चाहिए वो मैं लोगों को बताता रहूंगा। कैसे ये शुरू हुआ? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। पुलिस की नौकरी कर रहा था, वर्दीधारी नौकरी में था, जिसमें कुछ मर्यादाओं के साथ हमें समाज में रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से जी। बट हूँ तो मैं भी इस देश का नागरिक। बिल्कुल। और सच बात तो ये थी, मैं स्पष्ट करना चाहूँ, सभी जो श्रोता सुन रहे हैं जी, वो भी अगर अपने दिल पे हाथ रख के अपने बचपन में जाए, जब वो 5वीं से लेकर 10वीं तक क्लास में थे जी, और 15 से 26 जनवरी पे जब अपने स्कूल में जाते थे और लाइन लगा के बैठ जाते थे और भाषण जो चलता था उस दिन, वो कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे टीचर इशारा करते तब उस तरह पे तालियां बजाते थे जी, और हम बैठे इसलिए रहते थे कि हमें प्रोग्राम के बाद लड्डू मिलेगा जी। राइट जी। हमें तब से, मैं अपने बचपन की बात करूं, तब से लेकर आज तक हमारे शिक्षण संस्थाओं में हमें बुला तो लिया जाता है आयोजन में जी, बट ये तिरंगा झंडा हम फहरा क्यों रहे हैं, इसके मान सम्मान में गाना क्यों गा रहे हैं, हमें इसका सम्मान क्यों करना चाहिए अपने प्राणों को देकर भी, इस बात से हमें किसी ने अवगत नहीं कराया जी। और यही वजह है कि हमारे लिए तिरंगा झंडा सिर्फ 3 रंग का झंडा बनकर रह गया है, देश का झंडा है, लेकिन इस झंडे के लिए जान क्यों देनी है, ये झंडा किन संघर्षों के कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है, अगर इसका भी एहसास हमें करा दिया जाए तो हमारी देशभक्ति देखो किस ऊंचाई पर पहुंचती है। इस बात को जब मुझे एहसास हुआ है, नवीन जिंदल जो इसका मुहिम शुरू कर रहे थे 95 में जी, एक कार्यक्रम में जब मैंने उनका कार्यक्रम संचालन किया तब मुझे पता चला कि मेरे इतने साल की पुलिस की नौकरी में मैं कर क्या रहा था कि जो मुझे झंडे के बारे में जानकारी है ही नहीं, जितने से नवयुवक को है। तो भाई मेरे, तब मैंने तय कर लिया था कि आने वाली पीढ़ी को तो खास तौर से मेरे टारगेट में रहेंगे और लोगों को भी मैं बताऊंगा कि तिरंगे झंडे का महत्व क्या है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को कोई बताने वाला चाहिए। बिल्कुल सही। और जो बताने वाला नहीं था वो काम मैंने उठाया, वर्दी रहते हुए भी। क्यों वर्दी रहते हुए उठाया? क्योंकि संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं जी, उनको तो हम मांगते हैं जोर शोर से कि बोलने की आजादी, ये आजादी, लेकिन संविधान में हमारे दायित्व भी दिए गए हैं। बिल्कुल सही। इसमें हमसे अपेक्षा की गई है कि हम अपने भारत के राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इनका सम्मान खुद करें और कराएं जी। इस कराए वाले बात को लेकर, चूंकि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, पुलिस की वर्दी पहले तो क्या हूँ, लेकिन संविधान के अंतर्गत मुझे यह हक है। और मैंने फिर पूरे झंडे के इतिहास का रिसर्च किया, जानकारी एकत्रित की। क्योंकि ये चित्रों से ज्यादा समझाया जा सकता है तो फिर चित्र में इसको बनाया। अच्छा। और स्कूली बच्चों, संस्था तक जाकर मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ कि वो झंडे को एक बार समझ तो लें, और जब जिसके समझ में आ जाएगा फिर देखिए आप, झंडे के लिए अगर वो अपनी जान ना लड़ा दे तो मेरा नाम नहीं। इस तरह से ये शुरुआत की मैंने। बहुत बहुत खूब। और ये जो मूल है, हर जो देश होता है उसका एक जो ध्वज होता है और उस ध्वज के साथ उसकी देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति उसकी आराधना का जो भाव है वो उससे जुड़ा होता है। भारतीय जो ध्वज है उसके इतिहास के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, मैं अब यहाँ पर श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं, इतिहास तो अपनी जगह है जी, क्योंकि ये झंडे हमारे भारत में आजादी के समय से 1905, 1906, 1907, 1916, 17, 1921, 1931, इसमें झंडे ने कई रूप बदले हैं, परिवर्तन होते रहे हो। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो सच कहूं कि इतिहास तो अपनी जगह है झंडों का, लेकिन आज हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमारा
मानक राष्ट्र ध्वज क्या है। हमसे हमेशा गलतियां वही हो रही हैं। मेरा उद्देश्य है कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है वो मानक ध्वज कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं है जी। और इसकी वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, अभी जो शहरों में झंडे बिकते हैं जहाँ पर दुकानों पर जाके देखिए, उसमें 3 रंग तो हैं, केसरिया भी है, सफेद भी है, हरा भी है, चक्र भी है, मगर कई जगह चक्र काले रंग से मंडा हुआ है, कई जगह चक्र है नीले रंग का है, दोनों तरफ से दिख रहा है, बट वो इतना छोटा है कि सफेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर नहीं है वो जी। और यहीं से फिर वो अमानक ध्वज की कैटेगरी में चला जाता है जी। और कई बार तीलियों की संख्या भी उसमें गड़बड़ जाती है, गड़बड़ होती है। बेहतर होगा कि मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं जी कि मानक राष्ट्र ध्वज क्या होता है, तो उससे हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। जरूर। तो मैं वही बताना चाहता हूँ। देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में जी, जिसकी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समिति में, झंडा समिति में जी, विभिन्न पार्टी, धर्म और मतों के लोग शामिल हुए थे जी। और वहां पर काफी मंथन के बाद ये तय हुआ कि हमारा भारत का राष्ट्र ध्वज ये होगा जी। अब हम आ जाते सीधे झंडे पर। बिल्कुल सही। ये जानकारी श्रोताओं के लिए बड़ी बहुमूल्य होगी कि भारत का राष्ट्र ध्वज खादी से भी बन सकता है, ऊन से भी बन सकता है और खादी सिल्क से भी बन सकता है। अच्छा। मगर ध्वज को कपड़ा जो बनाना है उसकी प्रक्रिया बहुत विशिष्ट है, और विशिष्ट ये है, ये तय किया गया कि भारत के राष्ट्र ध्वज का जो कपड़े का सूत है वो काटा जाएगा, वो हाथ से काटा जाएगा। अच्छा। और कपड़ा भी हाथ से बुना जाएगा जी। और 205 ग्राम खादी से, सूत जो कपास है 205 ग्राम का, उससे 1 वर्ग फीट कपड़े का निर्माण होगा। अच्छा। स्ट्रिक्टली है ये जी। इस ढंग से कपड़ा बनेगा झंडे का, जो ISI मार्क है जिस पर लगता है, उसकी प्रक्रिया है। बाकी बाजार में तो अब दीगर सूती कपड़े बेचते हैं क्योंकि वो महंगा पड़ता है वो झंडा ISI वाला। ये वो प्रक्रिया है। अच्छा। फिर दूसरा ये है कि ये इसको बनाते हैं उत्तरी कर्नाटका के धारवाड़ जिले में गर्ग नामक गांव है, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी प्रक्रिया से बना रहे थे जी। और अब हुबली उसका है, तो हुबली में अब ये खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ये कपड़ा तैयार किया जा रहा है और उस पर रंग वगैरह होता है और सारी मानक कहते हैं, और उसको फिर ISI उसको कंप्यूटर, आजकल तो वो ब्यूरो बन गया है। ठीक है, पहले ISI वो ब्यूरो बन गया। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि झंडा क्या हो मानक, तो भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा आयताकार होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 होगा। यहाँ लंबाई चौड़ाई में लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्वज दंड की हम क्या ऊंचाई नापते हैं ना कि भाई कितना लंबा ध्वज दंड लगाएंगे, सब इतने फीट का, तो वो असल में वो है उसकी वो लंबाई जी। तो 2:3 लहराने वाला हिस्सा 3 का होगा और डंडे की तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो 2 का होगा, 2 का, तो 2:3 में होगा। ठीक है। इस झंडे में 3 समान रंग की पट्टियां होंगी, क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा। सफेद रंग की पट्टी के बीच में सम्राट अशोक का चक्र जो था, जिसे हमने प्रगति के रूप में इस्तेमाल किया है, वो चक्र प्रगति का, भारत की प्रगति का प्रतीक है। उसमें जो 24 शलाकाएं हैं वो 24 घंटे सतत प्रगति होती रहे, इसका प्रतीक है। और इसका जो नीला रंग विशेष रूप से चुना गया, नीला रंग, ये भारत की अंतहीन प्रगति का प्रतीक है। जैसे अनंत और विशाल है नीला आकाश जी, और अथाह गहरा है नीला सागर, जिसकी कोई था नहीं, तो इसीलिए नीला रंग चुना प्रगति के लिए कि अंतहीन भारत की प्रगति हो। तो 24 शलाकाओं वाला चक्र बना और चक्र का व्यास क्या होगा, सफेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर, ताकि दूर से केसरिया और हरे रंग को छूता हुआ प्रतीत हो और ध्वज के दोनों ओर अंकित होगा। ध्वज के दोनों ओर अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी कई जगह मैंने देखा है कि चक्र सिर्फ एक तरफ है, तो वो ध्वज भी हम मान्य करेंगे, लेकिन कहाँ, कराने के लिए नहीं। हम अगर अपने घर में सम्मान के साथ उसके दीवार पे लगाना चाहते हैं, वहां पर वो एक चक्र वाला ध्वज इस्तेमाल होगा, लेकिन और कहीं नहीं जी। ये तो हुई इसकी मानक। चक्र वाली बात पे मैं एक बार थोड़ा रुकना चाहूंगा, यानी दीवार पे लगा दिया है तो उसका जो चक्र है वो सामने की तरफ होगा, लेकिन अगर हम उसको फहरा रहे हैं तो फहराने में दोनों भाग दिखते हैं, तो दोनों तरफ चक्र प्रिंटेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है जी कि जब हम फहरा रहे हैं, हमें ध्यान देना होगा कि केसरी रंग की पट्टी ऊपर रहेगी जी जी। अगर हम दीवार पर किसी सम्मान के साथ लगा रहे हैं तो केसरी रंग की पट्टी
आसमान तरफ होगी, ऊपर तरफ, जी। और हरे रंग की पट्टी होगी नीचे। जी। और खास तौर से एक ध्यान और रखेंगे, अगर बैठक में कहीं हम लगा रहे हैं, हाँ। तो उसकी वो ऊंचाई हो कि हमारे कंधों से नीचे हरे रंग की पट्टी ना आए, ये भी ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ जी। अगर हम फहरा रहे हैं तो सूर्योदय के समय सम्मान के साथ तेजी से इसे फहराएंगे, और शाम को सूर्यास्त के समय जब इसे उतारते हैं, हाँ। तब इसे सम्मान के साथ धीरे धीरे उतारेंगे। जी। और अगर इसके अपमान की बात करें कि इसका अपमान कब माना जाता है, जी। तो राष्ट्र ध्वज को काटना, फाड़ना, जलाना, पैरों से रौंदना, उसे विकृत करना, हाँ। उस पर कुछ लिखना, उसका व्यापारिक उपयोग करना, ये सब अपराध है। जी। ध्वज का पानी की सतह पर स्पर्श कराना, यह भी अपराध है। भूमि का स्पर्श कराना, यह भी अपराध है। और इस अपराध के लिए सजा के लिए कानून बना 1971 में, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि ये मुनि जी आपको बता दूं मैं, जी। कोई भी भारतीय जानबूझकर राष्ट्र ध्वज तिरंगे का अपमान नहीं करता है, ना करेगा। मैं आपकी बात पूर्ण होने का इंतजार कर रहा था, और मैं यही कहना चाह रहा था कि सभी लोग झंडे से प्यार करते हैं, और राष्ट्रीय जो हमारे त्योहार होते हैं उसमें इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उस झंडे को कंधे पे लपेट लेते हैं, बाइक पर चलते हुए तेजी से लहराते हैं, जहां झंडे आपस में उलझ जाते हैं, कभी पांव लगता है। तो ये निरा उत्साह है, उसके कारण अनजाने में वो अनादर कर जाते हैं। अब उसमें देखिए, अब इसमें मैं वही कहने जा रहा हूँ जी, कि चूंकि ये कानून इस टाइप से बना है कि लोग डरते हैं कि हमसे गलती ना हो जाए ध्वज को लेके। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर उनके भाई को निकाल देना चाहता हूँ जी, कि यदि आपने जानबूझकर उसके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया है, हाँ, हाँ, अनजाने में, अज्ञानता में, जी, किसी में उल्टा झंडा लग गया, तो अब नहीं पता किसी को, ये एक आम गलती है। आम गलती है। या गंदा झंडा फहरा दिया, आम गलती है जी। ठीक है, तो इसे लोग इशू बनाते हैं कुछ लोग। मगर यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को, हाँ जी, हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला इसमें सुरक्षित है हाँ, कि यदि आपसे गलती हो गई है ध्वज के साथ जी, और किसी व्यक्ति ने देखकर आपको बताया कि भैया ये उल्टा लग गया रे, हाँ, और उसने फिर उसे उतार कर सीधा कर लिया, मतलब उस गलती को ठीक कर लिया, सुधार कर लिया, जी, तो यह ध्वज के अपमान की श्रेणी में नहीं आएगा जी, और ना ही ये अपराध कहलाएगा। अज्ञानता में गलती हुई है, हाँ, आपको बता दिया गया कि यार गलत हो गया, तुरंत बताया और आपने तुरंत गलती सुधार ली, जी, तो फिर ये अपमान की श्रेणी में नहीं होगा। इसलिए डरे नहीं लोग। जी। कई बार वही अति उत्साह है या कुछ ज्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश होती है। पहले हो चुका है कि एक अभिनेत्री ने तिरंगे के डिजाइन बनी हुई एक साड़ी ओढ़ ली थी, तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्या इसे अपमान की श्रेणी में गिना जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने सर जी। विदेशी ध्वजों के साथ लोग तो अपना अंडरवियर तक बनाने लग गए हैं जी, इवन दो कि चप्पल की स्ट्रिप भी झंडे की आ गई है, बट भारत की संस्कृति अलग है, बिल्कुल सही, भारत की सोच अलग है जी। अब जब विदेशों में लोगों ने देखा तो उन्हें अपने भी नकल करना शुरू की। हाँ। फ्लैग कोड इंडिया में और अभी मौजूदा समय परिपत्र जारी हुए जिसके अनुसार यह निर्धारित कर दिया गया है कि ध्वज को आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, मगर ध्वज आपके कमर के नीचे नहीं जाएगा। तो संशोधन ये किया गया कि वो अपनी टी शर्ट बना ले, जो भी पहने कंधे पर डालें, लेकिन वह कमर से नीचे नहीं होगा, और रंगों का जो क्रम है कि केसरिया ऊपर होगा जी, तो वो मानक वही माने जाएंगे। अच्छा। उसके अगेंस्ट अगर कोई झंडे को उल्टा पुल्टा लगाता है जी, तो फिर वो अपमान की श्रेणी में आएगा जी। अतुलिया जी, आप आज बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और बहुत लोग जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति बहुत आदर रखते हैं वो उद्वेलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत गया और कोच आकर उन्हें झंडा देते हैं और वो झंडा फहराते हुए झंडे को कंधे पर अपने ओढ़ सा लेते हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्लैग कोड के हिसाब से कमर के ऊपर अगर आप झंडे को ओढ़ लेते हैं तो ये झंडे का अपमान नहीं है। हाँ, आप सोचिए जब वो तिरंगा लेके मैदान में दौड़ता है, हाँ, जिस उमंग से कि मैंने फतेह पाई है, हाँ, मेरे देश के लिए मैंने जीत दिलाई है जी, इस झंडे की वजह से दिलाई है जी, तो वो उस जोश में दौड़ लगा रहा है, हाँ, जबकि दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जोश उसमें आ गया कि मेरे देश के लिए जी, मेरे झंडे ने मैंने प्रतियोगिता जीता है, तो वो उमंग में जीत रहा है। और जब ये सच भी बता दो कि जब हम उसे दौड़ता हुआ देखते हैं, हाँ, तो हम भी रोमांचित होते हैं, लगता है जैसे कि हम भी
उस फील्ड में शामिल हो गए जी। तो ये तो एक उत्साह के लिए, और चूंकि अब अधिकृत हो गया, कमर के ऊपर हम धारण करें और सम्मान के साथ करें जी। सबसे बड़ी बात है कि सम्मान के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने खिलाड़ियों का जिक्र आया तो सचिन तेंदुलकर अपने हेलमेट पर माथे के स्थान पर वहां पर राष्ट्र ध्वज का एक लगाते हैं। यस जी। ये तो गौरव की बात है कि मेरे माथे पर मेरा तिरंगा है, मेरे सर पे तिरंगे का आशीर्वाद है जी। सीधी बात है कि ध्वज को हमें सम्मान देना है। हाँ। हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, इस बात के लिए हमें तैयार रहना है जी। और जब से आपने ये ध्वज के प्रति एक मिशन शुरू किया है, इसकी जानकारी लोगों को देने शुरू की है, कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? हालांकि ये इतना बड़ा देश है, एक व्यक्ति से तो कुछ नहीं होता। सर बहुत सही। देखिए, सूरज निकलता है, रोशनी तो आएगी जमीन पर जी। बादल कुछ उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पेड़ों की छाया की वजह से रोक सकता है, लेकिन रोशनी आएगी जी। मैं बताना चाहूंगा कि मैं 1997 से इस कार्यक्रम को चला रहा हूँ। विदेश तक में 2 कार्यक्रम देके आया हूँ जी। मेरा अनुभव ये रहा है कि इसको सोच में क्या परिवर्तन आया। एक तो ये कि लोग जब ध्वज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से बहस करने लगते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये बताया गया है। एक परिवर्तन यहाँ से है। दूसरा, अक्सर 15 का 26 जनवरी पर आप देखेंगे कि वो कागज के ध्वज लोग अपनी कार में चिपका लेते थे, मोटरसाइकिल में लगाते, रिचुअल चिपका लेता था और जब वो मूवमेंट करते तो किसी का ध्वज उखड़ के सड़क पे गिर जाता था। बड़े ध्वज को सड़क पे पड़े हुए देख के पहले निकल जाते थे। लेकिन लगातार 386 प्रोग्राम कर चुका हूं मैं, उसमें परिवर्तन ये आया है कि अब सड़कों पर कागज के ध्वज पड़े हुए नहीं दिखते हैं, लोग स्वतः उठा लेते हैं। दूसरा परिवर्तन, प्लास्टिक के ध्वज प्रतिबंधित किए गए। आप देखिए कि अब वह भी बाजार में नहीं दिखते, क्योंकि लोगों ने खरीदना उन्हें बंद कर दिया। तो यह जो हम देख रहे हैं परिवर्तन, इवन दो जनगण मन के, अपने इंदौर का एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें फैशन का समथिंग था, तो उसमें तिरंगे को लेकर कोई आइटम बनाया था और उसमें जनगण मन गाया गया। जनगण मन गाने के बाद फिर कार्यक्रम चालू हुआ। आपको बता दूं कि लड़कों ने विरोध किया कि जनगण मन हो गया है, इसके बाद अब कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों कि नियम ये है कि जनगण मन जो है प्रोग्राम का, उसके बाद कुछ नहीं होता। अगर उसके बाद कुछ जारी करना है तो पहले जो मौत उसको डिस्पर्स कर दीजिए और फिर वापस रीअसेंबल करिए, फिर इकट्ठे होइए, तब दूसरा प्रोग्राम। तो ये जो ये सारी बात वहाँ के छात्रों ने कही। यस। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और मैं बेशक आपको छूट है आज मैं आपके उत्तर देने के और श्रोताओं के लिए जितनी संतुष्टि होगी जी देने की कोशिश करूंगा। बताएं। हम अपनी गाड़ियों में छोटा सा झंडे का चिन्ह लगाते हैं, जिसमें 2 झंडे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होते हैं। इस संबंध में भी कोई नियम है? अरे वाह, अरे क्या बात है मुले साहब जी। आप तो लगता है कि श्रोताओं की और की सारी शंकाओं को सुनते समाधान करें। मेरी यही कोशिश है। बिल्कुल सही। देखिए, इस भारत भूमि पर राष्ट्रध्वज तिरंगे का जब भी प्रदर्शन होगा किसी ध्वज के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, तब ध्वज सदैव दाहिनी ओर होगा और ध्वज के दाहिनी ओर कोई व्यक्ति या ध्वज नहीं होगा। अच्छा, मतलब जैसे ध्वजारोहण होता है तो आप कई जगह पर कई गलत प्लेटफॉर्म बने होते हैं, तो मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि लोग इस बात को ध्यान दें कि ध्वजारोहण करने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा हो पद में जी, उसे जब ध्वजारोहण करने आएगा तो वो ध्वज के बाईं ओर खड़े होकर ध्वजारोहण करेगा जी। ध्वज के बाईं ओर, मतलब जब भी भारत प्रदर्शन होगा तो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा दाहिनी ओर होगा और फिर उसके बाईं ओर ध्वज होंगे या व्यक्ति होंगे जी। जो आपने कहा कि क्रॉस स्थिति में हम लगाते हैं ध्वज, 2 तिरंगे तो क्रॉस में लग सकते हैं जी। अब जैसे कि मैं पुलिस विभाग में हूँ तो मध्य प्रदेश पुलिस का एक यूनिट फ्लैग है, हर जैसे आर्मी के एक यूनिट फ्लैग होते हैं जी। मुझे, अगर मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैं अपने पुलिस विभाग के ध्वज के साथ तिरंगे को लगाना चाहता हूँ, उस पर भी यही नियम लागू होगा कि राष्ट्रध्वज होगा दाहिनी तरफ जी और यूनिट फ्लैग या अन्य फ्लैग जो दूसरे विभागों के हैं वो उसके बाईं तरफ। और दर्शकों और आपके लिए छोटा सा फार्मूला देता हूँ कि हम अक्सर अखबार में, टीवी पर, सिनेमा में, इन्हीं में ही कोई चीजें देखी या कभी लाइव प्रोग्राम देखने चले गए भाषण सुनने, तो हम वहां पर ध्यान दें। अगर मुझे झंडा स्टेज पर मेरे बाएं हाथ तरफ तिरंगा दिख रहा है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है सही जी। देखने वाले को स्टेज पर तिरंगा उसके बाईं ओर दिख रहा है, उसके बाएं हाथ तरफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड तरफ, लेफ्ट हैंड, इट मीन्स कि स्टेज पर तिरंगा सही रखता है। स्टेज पे जो संबोधित कर रहा है उसके दाहिने हाथ की तरफ है
हाँ, उसके दाहिने हाथ तरफ होगा। हाँ। और हम जो दर्शक देख रहे हैं तो हमें बाईं हाथ तरफ दिखेगा स्टेज पे तिरंगा। बिल्कुल, तो मतलब सही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अतरोलिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत लोगों के मन में जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, उनका समाधान हो गया होगा। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मुनीत जी, आपको भी मैंने धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी विचारों को जो झंडे के प्रति है उसे श्रोताओं तक पहुंचाने का आपने ये अच्छा काम किया है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य विजय करके दिखलाए, सत्य विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ,